महाराज की। प्रश्नकाल क्वेश्चन 441 441 श्री दिलीप शेखिया। उधर बैठे मंत्री जी 441 सर। माननीय मंत्री महोदय, पे रखा गया। माननीय सदस्य। सर, मंत्री जी ने अच्छे से जवाब दिया है। आज का दिन थोड़ा सा सब लोग एक साथ रहने का है, इसलिए हम थोड़ा इधर आ गया है। सर नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डोनर मिनिस्ट्री का गठन किया था और डोनर मिनिस्ट्री के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी को देश के मुख्य धारा में, विकास के मुख्य धारा में लाने का भरपूर प्रयास किया। 70 वर्ष से अधिक समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया। मेरा प्रश्न है, नॉर्थ ईस्ट को आगे आने वाला 10 साल में हमारे जो विकास का गति है, बाकी जो स्मार्ट सिटी है, डेवलप सिटी है, उसके साथ में नॉर्थ ईस्ट को एक समान तरीके से आगे लेके जाने के लिए डोनर मिनिस्ट्री का क्या योजना है और निश्चित से लेकर के पीएम डिवाइन तक जो भी योजना नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है उसमें बढ़ोतरी का क्या उनका प्लान है, ये मैं जानना चाहता हूँ महोदय। सर, सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। सर, पूर्व में उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के आखिरी टापू के रूप में देखा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो दृष्टिकोण उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रति होता था, उसे भारत का पहला अंग बनाने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये मात्र वाक्य नहीं है सर, क्योंकि अगर हम आंकड़ों को भी देखें तो हम लोगों का जो बजटरी एलोकेशन है 54 मंत्रालयों का, उन 54 मंत्रालयों में जहां 27,000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन होता था 2004 से 2014 तक, आज वो बजटरी एलोकेशन 91,000 करोड़ प्रति वर्ष हो चुका है, जो 3.5 गुना है। और उसके विरुद्ध जो खर्चा, क्योंकि एक बात होता है सर आउटलेस का, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आउटकम्स, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आउटकम्स पर आधारित है। तो जो 91,000 करोड़ का बजट है पिछले वर्ष, उस बजट के प्रति 1,02,000 करोड़ का खर्चा उत्तर पूर्वी राज्यों में हुआ है सर। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। डोनर मंत्रालय को जो माननीय सदस्य ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गठित किया था ध्यान देने के लिए, जहां 2,400 करोड़ बजट का आवंटन था, पिछले वर्ष 5,800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में हमारे कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड के आधार पर आज हमारे 19 रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं 80,000 करोड़ के। जिस उत्तर पूर्वी राज्य में केवल 9 एयरपोर्ट होते थे और उनमें से 2-3 राज्यों में 65 वर्षों में एक विमानतल भी नहीं होता था, उदाहरण के तौर पे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आज 17 विमानतल उत्तर पूर्वी राज्यों में आज चल रहे हैं सर। वाटरवेज की हम बात करें, जहां एक वाटरवे होता था, आज वहां 20 वाटरवे हैं सर। और उसी के साथ टेलीकॉम कनेक्टिविटी में भी करीब 4,500 गांवों को 4G नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है, और आने वाले दिनों में 5,500 गांवों में 4,500 टावर हम लोग लगाने जा रहे हैं। नेशनल हाईवे के क्षेत्र में, जहां 65 वर्षों में केवल 10,000 किलोमीटर के हाईवे बने थे,
10 साल में 5,500 किलोमीटर के हाईवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई और ग्रामीण सड़कों को भी जोड़ने के लिए 45,000 किलोमीटर के रोड 50,000 करोड़ रुपए के आधार पर आज उत्तर पूर्व में बने हैं। और इसी के आधार पर सर जो भारत आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, 7% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है। पर सर आपको भी आश्चर्य होगा सुनते हुए कि हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में 5% जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं है, 8% जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं है। हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में 12% जीडीपी ग्रोथ रेट है सर। तो आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर पूर्वी राज्य भारत को आगे ले जा रहे हैं सर। सर मेरा एक ही सवाल है, ये समयबद्ध तरीके से सभी योजनाओं को समाप्त करने के लिए माननीय मंत्री जी के पास क्या उसका प्लान क्या है? समयबद्ध तरीके से सभी योजनाओं को खत्म करना, समाप्त करना। सर दिलीप जी का प्रश्न महत्वपूर्ण है और मैं उनको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में हमने मंत्रालय के अंतर्गत जो करीब 1133 प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे 5 स्कीम हैं डोनर्स के, उनके तहत हमने 2 सिस्टम शुरू की हैं दिलीप जी। पहला तो ये कि हमने थर्ड पार्टी ऑडिट का सिस्टम शुरू किया है। जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं उन प्रोजेक्ट्स पे थर्ड पार्टी ऑडिट सिस्टम के आधार पर एजेंसी को भेजकर सर्वे किया जाए। सर्वे किस बात की? ये केवल नहीं कि अधोसंरचना बनी है कि नहीं, क्योंकि सफेद हाथी की तरह भी कई बार अधोसंरचना बन जाती है, पर हर मनुष्य और मानवी को उससे लाभ मिल रहा है कि नहीं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहूं, अगर कहीं स्कूल बना है या अगर कहीं अस्पताल बना है, यूसी आ गई, सीसी आ गई, तो हम साधारण तौर पर टिक कर लेते हैं कि हो गया काम। पर ये सर्वे टीम जाके देख रही है कि वो अस्पताल से या स्कूल से बच्चों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं, टीचर्स हैं कि नहीं, अगर अस्पताल है तो उपकरण है कि नहीं, कितने मरीजों का इलाज हो रहा है। तो ये सिस्टम हमने डोनर मंत्रालय के अंतर्गत हमने आज सेटअप किया है सर। और हमने ये भी तहकीकात की है कि जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोग करीब 1.5 साल की अवधि देते हैं उनको समाप्त करने के लिए। केवल रोड्स के क्षेत्र में हम लोग 2 से 2.5 साल देते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है दिलीप जी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा ऋतु सर करीब 5-6 महीने चलती है, तो उस समय में कुछ कार्य नहीं हो पाता, तो उनके लिए हम थोड़ा और समय देते हैं। जो प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं 1.5 साल से ज़्यादा या 2.5 साल से ज़्यादा, मैंने स्वयं मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि तीव्र गति पर इस पर ध्यान दें ताकि जल्द से जल्द स्वीकृति मिले। स्वीकृति मिलके जब सीसी आएगी तो और राशि हम लोग प्रदेश सरकार को दे पाएंगे। नवचरण माझी। Honorable Speaker, sir, I want to know what are the major achievements in infrastructure in north-eastern India? दोबारा प्रश्न कर लेंगे, सुनाई में नहीं आया था, स्पीकर सिस्टम में दोबारा I want to know what are the major achievements in infrastructure in north-eastern India? उपलब्धियों के लिए पूछ रहे हैं, कौन सी उपलब्धियां हैं? सर पिछले वर्षों में 10 वर्षों में जो प्रधानमंत्री जी की नीति रही है उसके आधार पर अगर हम मुख्य प्रोजेक्ट्स के बारे में हम चर्चा करें, मैंने विस्तृत तरीके से ये माननीय सदस्य उड़ीसा से हैं जी, ये उड़ीसा से हैं जी, पर उनकी रुचि है सर, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। रुचि ज्यादा उनकी नहीं, उनकी उड़ीसा में रुचि है। अच्छा सर, पर महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सदन के पटल पर और सदन से देश को भी सूचित हम लोग करना चाहते हैं सर। जो अधोसंरचना की बात है उस पर हमने चर्चा भी प्रश्न पर किया था, पर जो मुख्य प्रोजेक्ट्स हैं, जो अधोसंरचना हमने बिछाई है उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आज उसी के फलस्वरूप सर आप देखिए जो सेमीकंडक्टर की फैब देश में लग रही है, उत्तर पूर्वी राज्य में टाटा की सेमीकंडक्टर फैब 27,000 करोड़ के निवेश के आधार पर असम में लगने जा रही है। ये
आज राष्ट्र के लिए नहीं, विश्व स्तर पर एक कीर्तिमान बनाया गया है। उसी के साथ अगर हम लोग रिफाइनरी की बात करें तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी की एक्सपेंशन 28,000 करोड़ के निवेश के आधार पर हो चुका है। अधोसंरचना की बात करें, गडकरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेसवे 900 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी एड्रेस करने के लिए पूर्ण रूप से आज तैयार हो चुकी है। भूपेन हजारिका ब्रिज भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज अगर कहीं है तो आज हमारे उत्तर पूर्वी राज्य में है, जो अरुणाचल और असम को जोड़ता है सर। इसी के साथ मणिपुर में विश्व का, देश का नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज आज मणिपुर में बन चुका है सर। सिक्किम में सेवोक और रैंगपो लाइन, पहला रेल लिंक सर, सिक्किम में पहला रेल लिंक 75 वर्षों में संभव हो पाया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। पहला वंदे भारत एक्सप्रेस सर आसाम में, आज गुवाहाटी से नई जलपाईगुड़ी तक कनेक्टिविटी हो चुकी है सर। इसी के साथ पावर के क्षेत्र में देखें तो अरुणाचल प्रदेश जहां अधिक क्षमता है, 1 लाख मेगावाट की क्षमता है हाइड्रो पावर में सर, वहां लोअर सुबानशी हाइड्रो प्रोजेक्ट 2000 करोड़ की आज क्रियान्वित है सर। हमारे वाटरवेज की बात करें तो कनेक्टिविटी देखिए सर, एमवी गंगा विलास के आधार पर हमने उत्तर प्रदेश को बोगीबिल के साथ जोड़ा है सर। विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट क्रूज आज उत्तर पूर्वी राज्य में है सर। मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पहला देश का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर कहीं बना है तो उत्तर पूर्वी राज्य में बना है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है स्पोर्ट्स की तरफ से। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना प्रौद्योगिकी का युग है सर। देश में सबसे बड़ा नेशनल डेटा सेंटर आज असम में बनने जा रहा है और एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेटेड फॉर हाइपर स्केल डेटा सेंटर भी आज असम में बनने जा रहा है। तो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य, पहला एम्स गुवाहाटी में बन चुका है। हमारे उत्तर पूर्वी राज्य में विकास और प्रगति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुनिश्चित है और यही रेल का इंजन होगा जो देश के सारे डिब्बों को आगे ले जाएगा। श्री प्रद्युत बोरोदोलाई। Allowing me to ask a supplementary, I'm sure the Honorable Donor Minister would appreciate that development is a holistic concept. And as far as Northeastern region is concerned, there has been great fear and apprehension in the minds of the people of Northeast as of now, because there has been confirmed international media reports that Chinese government are constructing the world's largest hydropower project and the dam just 40 kilometers north of the border of the northeastern state, that is Arunachal Pradesh. If the Chinese build this dam, as per media reports, that if they allow diversion of the water of the Brahmaputra water river system, that will create a lot of problems in the downstream states and the riparian states. My question to Honorable Minister is this. Sir, you are playing the role of catalyst, as you say, for the development of the northeastern states. So would you please take up the cudgel on behalf of the northeastern people that you take up with the External Affairs Ministry and the Defense Ministry to take up these issues so that we can have a bilateral agreement? Sir, Pradyut ji has raised a very important question. And the fact is that today when we look at the hydropower potential in our country, hydropower can play a huge role in terms of the growth of renewable energy in our country. Of the hydropower potential in our country, the maximum potential does lie in the Northeast. The Northeast today has capability of generating close to 100,000 megawatts of hydropower. And this hydropower can play a huge role in the demand requirement of our country. We today have close to 436 gigs of power, out of which close to about 201 gigs, which is almost 50% of our power generation capacity, comes from renewables, which goes across hydro, solar and wind. Now, in this
scheme of things, looking at climate change and global warming, Prime Minister's resolve is to increase the hydropower potential. And for that, this basin, the Brahmaputra Basin, presents a tremendous opportunity. We today have exploited, sir, only in the last 65, 70 years, only about 5,000-6,000 megawatts out of the 100,000 megawatts capacity in this basin. And I would like to assure the member that I will certainly discuss this not only with the EAM, but also with the Power Ministry, because this basin is extremely important for us in terms of being able to generate power, not only for Arunachal Pradesh and the Northeast, not only for India, but it can become a huge resource for us to be able to export power to other countries, which we have already started through our grid network, which allows us, the ISTS network that allows us to export power to our neighbors as well. श्री विप्लव कुमार देव। स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूं, अलग अलग मिनिस्ट्री में जो स्कीम होती है वो राज्य सरकार को दिया जाता है और इसमें जो राशि है, जो अनस्पेंड मनी रहता है, वो वापस फाइनेंस पूल में आ जाता है। इस राशि को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया जाए अलग अलग स्कीम के माध्यम से, ऐसा कोई योजना डोनर मिनिस्ट्री में है तो योजना किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर, मैं माननीय सदस्य महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो 10% GBS है, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 54 मंत्रालयों का, उसमें हम लोग पूरी निगरानी रखते हैं और हमारी कोशिश होती है कि सारे मंत्रालयों के साथ एक कंसर्टेड अप्रोच डेवलपमेंट और विकास के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाए। जैसे मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि पिछले 3 वर्षों की अवधि अगर हम देखें तो पिछले 3 वर्षों में जो 10% 54 मंत्रालयों का आवंटन है, उससे करीब 106% ज़्यादा भारत सरकार ने 54 मंत्रालयों के साथ उन उत्तर पूर्वी राज्यों में निवेश कर लिया है। सर, तो जो विप्लव जी की चिंता है कि वो फंड लैप्स न हो, वो जाहिर है सर, पर मैं उनको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि केवल डोनर मिनिस्ट्री नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होना चाहिए। उस होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत हमारे 54 मंत्रालय पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समूची राशि नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा अतिरिक्त राशि भी उत्तर पूर्वी राज्यों में खर्च की जाए। मैंने उदाहरण दिया था पिछले वर्ष का 91,000 करोड़ रुपए का 54 मंत्रालयों का बजट था। 1,02,374 करोड़ 54 मंत्रालयों ने उत्तर पूर्वी राज्यों में निवेश कर लिया है। तो टारगेट की पूर्ति नहीं, लेकिन टारगेट से भी आगे हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में 20 मिनट लग गया है। क्वेश्चन नंबर 442 श्रीमती पूनम बेन। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, सर, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी भारतीय रेल एक्सपैंड और मॉडर्नाइज कर रही है, उस के हम सभी साक्षी हैं। सभी विभाग में ठोस कदम हमारे इस यातायात के माध्यम को मजबूती से विकसित भारत की परिकल्पना के साथ जोड़ने के लिए और उसे साकार करने के लिए उठाए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी के द्वारा सबसे पहले तो हमारा ये बजट सत्र है, तो मैं उनका आभार भी व्यक्त करूंगी कि मेरे क्षेत्र में बहुत सारे काम, वो डबलिंग हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात हो, ये सारी सुविधाएं मेरे क्षेत्र को मिली है। सर, आज मेरा जो प्रश्न है वो रेलवे सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए हमने जो सिक्योरिटी की व्यवस्था रेलवेज़ में आज की है, उसमें हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में विमेन फोर्स का बहुत बड़ा प्रेजेंस है। तो सर, ये जो प्रेजेंस बढ़ाने से
कोई मेजरेबल इम्प्रूवमेंट महिला पैसेंजर सिक्योरिटी में, विशेषकर महिला और बच्चों में देखा गया, उनके लिए देखा गया, और इसके पीरियोडिक रिव्यूज़ होते हैं, और जो विमेन पर्सनल की एडिक्वेसी है सर, उसको फर्दर बढ़ाने का क्या प्रावधान है? और सर, पिछले 10 साल में जिस प्रकार से रेलवे में काम किए गए, मैं माननीय मंत्री जी से ये भी जानना चाहूँगी कि पिछले 60 सालों के कंपैरिजन में इस 10 सालों में केवल सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया गया? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदया ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है। महिलाओं और विशेषकर बच्चों के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रेलवे में कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं, और इन स्टेप्स के बारे में अगर विस्तृत उत्तर मैंने माननीय सांसद के सामने रखा है, फिर भी मैं 3-4 इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने, आपके माध्यम से माननीय सांसद को दूंगा जवाब। बहुत सारे स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, और वो लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। करीब करीब 1.5 साल के अंदर अंदर हर स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरा सफिशिएंट क्वांटिटी में लग जाएंगे। जो आरपीएफ का रोल है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, उसके बारे में माननीय सांसद महोदय ने बहुत अच्छा मेंशन किया है। इसमें अब करीब 9.4% महिला कर्मचारी रेलवे की सुरक्षा बल में आ चुके हैं, और उसका बहुत अच्छा लाभ भी मिल रहा है। जैसा हम सब जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान किस तरह से हमारे आरपीएफ की महिला जवानों ने जिस तरह से काम किया, वो एक अद्भुत काम था। पूरे के पूरे सिस्टम में सबको एक संवेदना के साथ सेवा करने का एक काम किया। इसके अलावा 139 जो नंबर है हेल्पलाइन का, उस नंबर को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करके आज एक बहुत अच्छा वॉर रूम का सिस्टम बनाया गया है, हर एक डिवीज़न में, हर एक जोन में और रेलवे बोर्ड में। उससे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग, कंटिन्यूसली कोई भी पॉइंट हो उसका समाधान करना, उसमें पूरा का पूरा रेलवे का प्रशासन इसमें लगता है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए एसी में और नॉन एसी में सभी कैटेगरीज में हर कोच के अंदर लोअर बर्थ का एक स्पेशल प्रोविज़न भी किया गया है। ओवरऑल माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे में सेफ्टी में बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया है। जो माननीय लालू जी के समय में करीब 700 एक्सीडेंट साल के होते थे, माननीय ममता जी के समय में जो 400 के आसपास होते थे, और माननीय खड़गे जी के समय में जो करीब 385 के आसपास होते थे, वो अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, वो संख्या 400 से कम होके 81 पे आ गया है। बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है, और मेहनत लगातार कर रहे हैं। हर एक इंसिडेंट के रूट कॉज में जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, प्रोसीजरल चेंजेस, ट्रेनिंग के मेथड के माध्यम से हर तरीके से हर प्रयास करके और भी एक्सीडेंट्स को कम करने का प्रयास माननीय अध्यक्ष जी लगातार है। मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि काफ़ी बार हमारे पास ये कंप्लेन आती है ऑफ डिलेड एफआईआर्स। जब जर्नी में होते हैं तब तक कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, कोई फरियाद लेने वाला योग्य व्यक्ति काफ़ी बार ट्रेन में मौजूद नहीं होता। तो इस दिशा में टू एंश्योर द रिपोर्टिंग ऑफ एनी क्राइम प्रॉम्प्टली, इसके लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है? और सर, देश में ऐसे एक वल्नरेबल जो सेक्टर्स हैं, वो राज्य हो या एरिया हो, जहाँ पे ज़्यादा ऐसी क्राइम की फरियाद आती है, वहाँ कोई विशेष व्यवस्था की गई है क्या? राज्य सरकार का जो जीआरपी होता है, उसके साथ आरपीएफ का कोऑर्डिनेशन लगातार रहता है। ये जो माननीय सांसद महोदय ने जो विषय उठाया है, अभी जो नए न्याय संहिता के 3 कानून आए, उसमें एक 0 एफआईआर का प्रोविज़न भी है। तो आरपीएफ और जीआरपी, सभी राज्यों की, हर राज्य की अलग अलग जीआरपी होती है, उनके बीच में लगातार संवाद चल रहा है, और दोनों के बीच में संवाद के माध्यम से एक 0 एफआईआर वाला जो मैकेनिज्म अगर
हर राज्य में जैसे जैसे न्याय संहिता का अनुपालन होने लगेगा, वो होने से माननीय सांसद महोदया का जो विषय उठाया है वो विषय का समाधान निकलेगा। श्री राहुल कसवा। महोदय, सर मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि ब्रॉडगेज कन्वर्जन करने के बाद में राजस्थान जैसे प्रदेश में काफ़ी डिमांड आरयूबीज की रही। एक आप ही के मंत्रालय द्वारा बीकानेर डिवीजन को 2023-24 के अंदर 300 करोड़ रुपए के 46 आरयूबी सैंक्शन किए गए। सर आरयूबीज की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि मेरी लोकसभा क्षेत्र अकेले में 48 सुपर आरयूबीज की डिमांड है। तो इस सेफ्टी पर्पज से क्या सरकार अपने बजट से आरयूबीज का निर्माण करने का कार्य करेगी? माननीय सांसद ने जो विषय उठाया है आरयूबी और आरओबी का, उसमें भी माननीय अध्यक्ष जी इन 10 वर्षों में रिकॉर्ड काम हुआ है। और माननीय राहुल जी के तो राहुल कासवा जी के क्षेत्र में तो बहुत काम हुआ है। ठीक है, आज वहाँ पर है वो अलग बात है, लेकिन इनका काम बहुत हुआ है इनके क्षेत्र में। मैं अप्रिशिएट भी किया था बहुत, और रेलवे के काम को अप्रिशिएट किया माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि एक साल में 1000 से ज़्यादा आरओबी आरयूबी बनाने का रिकॉर्ड भी बना है। एक आरयूबी में एक नई टेक्नोलॉजी भी अभी लाई जा रही है, जिससे कि पानी की जो समस्या रहती है उसको भी सॉल्व करना है। ओवरऑल माननीय अध्यक्ष महोदय, देश भर में आरओबी आरयूबी के लिए एक लगातार प्रयास है और इस प्रयास के अच्छे फल भी मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 443 443 राजेश भाई नारायण भाई चुड़ासना। 143। माननीय मंत्री महोदय। उत्तर सदन के पटल पर रखा गया माननीय अध्यक्ष। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं देश की जनता की ओर से माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, जिसने इतने कम समय में 136 जितनी वंदे भारत ट्रेन देने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से कई वैश्विक धरोहरों का विकास हुआ है। इनमें प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर, एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान तथा एशिया का सबसे बड़ा गिरनार रोपवे शामिल है, जिसके कारण प्रतिवर्ष लाखों देशी विदेशी पर्यटक एवं श्रद्धालु यहां आगमन करते हैं। हालांकि आवश्यक यातायात सुविधाओं की कमी के कारण पर्यटकों को अत्याधुनिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि सोमनाथ अहमदाबाद और सोमनाथ सूरत मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जाए तो इससे इस समस्या का समाधान हो सकता है। मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर कोई कदम उठा रही है या इस संबंध में कोई योजना प्रस्तावित की है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, सोमनाथ एक ऐसी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, एक ऐसा हमारे देश के लिए इतिहास, एक हमारे राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके लिए कई प्रयास किए गए। एक तो सबसे बड़ा सोमनाथ स्टेशन, सोमनाथ मंदिर के पास में जो स्टेशन है उसका भव्य नव निर्माण किया जा रहा है और स्टेशन को संस्कृति के आधार पर उस स्टेशन का डिज़ाइन किया गया है। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, खूब शीघ्र वो काम भी आगे कंप्लीट होगा। और माननीय सांसद महोदय ने जो अहमदाबाद से सोमनाथ के लिए वंदे भारत का रिक्वेस्ट किया है उसका मैंने नोट लिया है और इसकी फिजिबिलिटी जांच करने के बाद में मैं माननीय सांसद को इसकी डिटेल बताऊंगा। ऑनरेबल मेंबर। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में मुख्यालय जूनागढ़ शहर के मध्य में गुजरने वाली मीटर गेज लाइन पर कुल 7 रेलवे क्रॉसिंग स्थित है, जिसके कारण संपूर्ण शहर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इससे वर्ष भर अत्यधिक ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। इस संदर्भ में विगत कई वर्षों से स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की यह मांग रही है कि इस समस्या का समाधान जल्द किया जाए, ताकि यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा सके और नागरिकों को राहत मिल सके। मैं माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस विषय पर कोई विचार विमर्श किया है तथा इस समस्या के समाधान हेतु योजना बनाई गई है, बनाए जाने का प्रस्ताव है?
माननीय सांसद राजेश भाई के साथ बहुत डिटेल में इस विषय पर चर्चा हुई है। ये वाकई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक छोटे से स्ट्रेच में 7 जगह जो गेट है उसको सॉल्व करने का एक तरीका भी माननीय सांसद ने ही सुझाया है। मैं उनको भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने ही पूरे शहर में किस तरह से रीऑर्गेनाइज करे रेलवे को, वो एक बहुत अच्छा मार्ग सुझाया है। ऐसा ही कानपुर में भी एक प्रॉब्लम थी, उसको भी मान्यवर अवस्थी जी शायद होंगे यहाँ पर, उनके और इनके प्रेडिसेसर की मदद से वो प्रॉब्लम भी एक करके जहाँ पर भी इस तरह की समस्याएं आती है उसको समाधान करने का प्रयास लगातार रहता है। माननीय अध्यक्ष जी। डॉक्टर टी सुमति। Thank you very much, Speaker sir. I would like to raise certain concerns to the Honourable Minister through you, sir, on regarding the onboard services of Vande Bharat trains, particularly on routes such as train number 20665 Chennai to Tirunelveli and train number 20628 Nagarcoil to Chennai. Sir, we are very happy and thankful that you have given 11 Vande Bharat trains, and we are proud that it's being manufactured in our Chennai ICF factory. Despite the fact that in these above-mentioned Vande Bharat expresses, the onboard menu is predominantly North Indian cuisine, overlooking the rich culinary heritage of Tamil Nadu. Has any data been taken from the passengers regarding the feedback of the menu? Because I've received pleas and complaints that let the South Indian cuisine be included, and I would like the Honourable Minister to consider that. Then again, there is also a complaint that most of the pantry workers, they speak predominantly Hindi, and it's difficult for the commuters to communicate with them regarding their needs. So will the minister make it a mandate for the deployment of the pantry workers to be proficient either in English or in Tamil, including the local languages? So one more, my question has been clubbed with, only one more. I've asked a question regarding whether the major cities such as Madurai and Tiruchirappalli, those two cities lack direct Vande Bharat services. So given their economic and cultural significance, would the minister consider to implement sending the routes of Vande Bharat trains to these important cities? Honorable Speaker, sir, I thank the Honorable Member for acknowledging the fact that so many Vande Bharats have been given to Tamil Nadu, and people of Tamil Nadu are really happy with this approach of our Honorable Prime Minister, where he believes Sabka Saath, Sabka Vikas, and all these states have been benefited. I would also like to mention here, Honorable Speaker, sir, when the entire Vande Bharat program was being rolled out, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji very clearly mandated that in the initial phase itself, every state having broad gauge electrified network should get a Vande Bharat, including Northeast, including Himachal Pradesh, including Kerala. Each and every state has been given a good quality Vande Bharat train service. Regarding food service, we have done a very important experiment in Southern Railways, where to make sure that the local cuisine can be served to the passengers, we have created a new structure called YSA, and because of that, in large places, including in Kerala, at many places already South Indian food has been started served. I mean, many of the trains, people have started getting the South Indian food in the trains running predominantly in the Southern Railways, and as that program expands, more and more trains will be getting the local cuisine, and that program is for the entire country. Whichever train is predominantly passing through one particular region, Railways is now trying to get the delightful experience of the local cuisine of that area for the passengers, whether it is in the eastern side or it is on the western side, north or south, whichever side, that is a continuous improvement process that we are taking up, Honorable Speaker, sir. पटेल, श्री हरि भाई पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर गुजरात से सूरत और वलसाड एवं बम्बई तक नई गाड़ियाँ शुरू करने की कोई योजना है तो कृपया ब्यौरा करें।
माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न पूछा है, उत्तर गुजरात से सूरत और मुंबई के लिए डिमांड काफ़ी आती है और इसको पूरा करने के लिए कई प्रयास हाथ में लिए गए हैं और विशेषकर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके कारण कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है और आज करीब करीब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा महाराष्ट्र में दिक्कत हुई थी बिकॉज जब तक श्री उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी उन्होंने ज़मीन के बारे में, एक्विजिशन के बारे में काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन अब अच्छा काम चल रहा है, कंप्लीट होने को आया है और साथ ही साथ उसके कारण कई इस नई कैपेसिटी बनने के कारण कई नई ट्रेन सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस हुई है और अभी अहमदाबाद स्टेशन और सूरत स्टेशन इन दोनों का मेजर रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसके कंप्लीट होने के बाद में कैपेसिटी एक साथ बढ़ेगी और उस कैपेसिटी के बढ़ने से नई सर्विसेज भी आरंभ होने की संभावना बढ़ेगी। अवधेश प्रसाद जी, आपके रिकमेंड अखिलेश जी ने किए। आप सवाल भी देखिएगा कैसा आता है, मंत्री जी जवाब नहीं देंगे। मान्यवर, नवरात्र का महीना है, समय चल रहा दिन, हम माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं, इन्होंने जो ट्रेन चलाई है वंदे भारत और ये वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से लखनऊ से, लेकिन मान्यवर ये 2-3 बार सांड से टकराई तो ये समस्या का निदान कितनी बार माननीय मंत्री जी कर दें और कितनी बार टकराई है सांड से। इटावा में क्यों टकराई बार-बार? और कई जगह निकाई है इसका, इटावा में खास तौर से माननीय इसके लिए बता दें, आपकी कृपा होगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, उनके सलाहकार बैठे हैं अवधेश जी, आपको सलाह की आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है और इस विषय का मैं डिटेल में जवाब देना चाहूँगा। माननीय अखिलेश जी के कमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये विषय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेफ्टी का विषय है। देश भर में जिस तरह से एट ग्रेड रेलवे लाइंस हैं, उसके कारण कैटल जब आता है लाइन के ऊपर उसकी एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही फोकस्ड वे में काम हाथ में लिया गया है। देश भर में माननीय अध्यक्ष जी एक नए डिज़ाइन की फेंसिंग का काम चालू हुआ है। करीब अब तक 800-900 किलोमीटर में जहाँ वो नई डिज़ाइन की फेंसिंग लगी है वहाँ पे कैटल रन ओवर प्रैक्टिकली ज़ीरो हो गया है और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिला है देश में, क्योंकि कैटल रन ओवर के कारण एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती थी। उस संभावना को भी सिग्निफिकेंटली इससे इम्प्रूवमेंट आया है और जैसे ये एक्सपेरिमेंट अभी ठीक से चला है तो देश के और भी कई भागों में करेंगे। और इटावा में इसलिए टकराते हो कि आप हो, बताओ। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन आपने कह दिया, मैं और कुछ नहीं बोलूँगा इस पर। श्री रंग अप्पा बढ़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में मुंबई से सोलापुर तक 2 वंदे मातरम ट्रेन चलती है, वंदे भारत ट्रेन चलती है, जो कि उसका पहला स्टॉप कल्याण में, और मैं लगातार मांग करते आया हूँ। मेरे चुनाव क्षेत्र में लोनावला ये पर्यटन स्थल है, देश भर से कई सारे पर्यटक यहाँ आते हैं। कल्याण से पूना तक 140 किलोमीटर की दूरी है, तो मैं मंत्री से जानना चाहता हूँ कि लोनावला वंदे भारत एक्सप्रेस को स्टॉप देने की कुछ मंत्रालय की आगे चलकर कोशिश रहेगी या स्टॉप देंगे? माननीय सांसद महोदय का रिक्वेस्ट मैंने नोट किया। माननीय अध्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 444 श्री अरुण भारती। महोदय, प्रश्न संख्या 444। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं रेल मंत्री जी का अभिवादन करना चाहूँगा अपने लोकसभा क्षेत्र जमुई से, जहाँ एक बहुत लंबी डिमांड थी कटौना हॉल्ट की, जो इन्होंने पूरी की है।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से जानना चाहूँगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र जमुई से जुड़ी कई नई रेल की परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है, जैसे बरियारपुर मननपुर, नवादा लक्ष्मीपुर, झाझा बटिया, जसीडीह चकाई, कोडरमा। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जमुई से जुड़ी इन रेल परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है। इसके कारण से मेरे लोकसभा क्षेत्र में सिकंदरा, खैरा, बरहट, सोनो, चकाई और अलीगंज जैसे प्रखंड आज भी रेलवे नेटवर्क से कटे हुए हैं। इन परियोजनाओं से जमुई सहित मुंगेर जिला, नवादा जिला, शेखपुरा जिला, लखीसराय जिला और बांका जिला के लाखों लोगों को इसका लाभ होगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय रेल मंत्री जी से कि क्या सरकार जमुई लोकसभा क्षेत्र में प्रस्तावित नई रेल परियोजनाओं हेतु शीघ्र आवश्यक धनराशि की स्वीकृति और आवंटन को लेकर के कोई समयबद्ध योजना बना रही है, जिससे इन रेल लाइनों का निर्माण तत्काल प्रभाव से शुरू हो सके? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद श्री अरुण भारती जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सदन के सामने रखा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा। जब श्री लालू जी बिहार में करीब करीब सारे प्रोजेक्ट्स को फोकस करते थे और प्रयास करते थे कि देश के बाकी एरिया में कुछ भी नहीं हो, सिर्फ बिहार पे उनका फोकस रहता था, फिर भी ऐसे पीरियड में भी यूपीए के समय बिहार जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश को मात्र 1132 करोड़ रुपए मिलते थे। रेलवे के एलोकेशन का इतना सा ही हिस्सा बिहार को मिलता था। आज माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है और 10,066 करोड़ के इस बजट आवंटन के कारण बहुत अच्छा बिहार में काम भी तेजी से चल रहा है। वहाँ बिहार में जो सरकार का सहयोग रेलवे को पूरी तरह से मिल रहा है और उसके कारण जो दो बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माननीय सांसद महोदय ने रखे सामने, झाझा बटिया न्यू रेलवे लाइन को 496 करोड़ रुपए के एलोकेशन के साथ काम किया जा रहा है उसके ऊपर, और सरायगढ़ से बैजनाथपुर अंडोली झाझा इस लाइन को 79 करोड़ रुपीस के सैंक्शन के साथ प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। साथ ही साथ सीताराम टू झाझा 4th लाइन 154 किलोमीटर की और सीतारामपुर टू क्यूल वाया झाझा 3rd लाइन 199 किलोमीटर, उसका भी सर्वे बहुत अच्छा तेजी से आगे प्रोग्रेस किया है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में 98 स्टेशंस को पुनर्निर्माण किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन के माध्यम से, और इसका बहुत अच्छा माननीय सांसद महोदय के क्षेत्र में 2 स्टेशन आते हैं, जमुई और सिमुलतला, दोनों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और दोनों ही जगह काम बहुत ही अच्छी तेजी से चल रहा है। मैं माननीय सांसद महोदय को निवेदन भी करूंगा, आप भी कृपया एक बार जाके वहाँ विजिट करें और आपका फीडबैक भी मुझे दें। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि वंदे भारत की ट्रेन मेरे जमुई लोकसभा क्षेत्र में कहीं नहीं रुकती है। एक वंदे भारत ट्रेन का जमुई स्टेशन पे ठहराव हो, और हमारा जो जमुई स्टेशन है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अमृत भारत योजना के तहत आता है, लेकिन वहाँ पे जो कार्य की प्रगति है वो भी बहुत धीमी चल रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि इसको आगे तेजी से आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? माननीय सांसद महोदय ने वंदे भारत ट्रेन का जो रिक्वेस्ट किया है उसको मैंने नोट किया माननीय अध्यक्ष जी, और काम बहुत तेजी से चल रहा है। करीब देश भर में 1200 स्टेशनों पे एक साथ इतना बड़ा काम चल रहा है, जो माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है भारत के रेलवे स्टेशंस को ट्रांसफॉर्म करने का। आज विश्व में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम हिंदुस्तान में चल रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। श्री पप्पू यादव। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आप लगातार डाटा पर बोल देते हैं और ताली भी बटोर लेते हैं। मेरा आग्रह है कि जो
इलाका है बाढ़ का, कोसी सीमांचल मिथिलांचल, वह जो इलाका है वो कंप्लीट रूप से आपने नई परियोजना की बात की। हम लगातार बात उठा रहे हैं, देवघर से लेकर के नौगछिया होते हुए सिंहेश्वर स्थान और किशनगंज से लेकर जलालगढ़ बनमनखी होते हुए कुशेश्वर स्थान से मुजफ्फरपुर गरीबनाथ। क्या माननीय मंत्री महोदय, आप हमको अभी आपको मैं धन्यवाद देता हूं, 173 करोड़ रुपया आपने रिलीज किया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा आग्रह है कि हमारे इलाके में सबसे बड़ी फैक्ट्री है, मैं आपसे विनती करता हूं, ये परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सनातन की बात करते हैं तो बीरनगर जोड़ने के लिए क्या आप उस इलाके में इस दोनों रेलवे लाइन जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, क्या आप इसको इसी साल में लेकर के बढ़ाने का प्रयास करेंगे? मैं आपसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय सांसद श्री पप्पू यादव जी को। आप लगातार मिलते भी हैं और आपके इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, अप्रूव हुआ, उस पर काम भी चल रहा है। इसके अलावा माननीय सांसद ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया, गंगा जी पर नया पुल आपने जो स्थान बताए, उस स्थान नौगछिया को कनेक्ट करने वाला, बटेश्वर धाम वाला, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी इसको सैंक्शन कर दिया है। उसका डिज़ाइन का काम चल रहा है। डिज़ाइन का काम चलने के, अब थोड़ी तालियां आप भी कर दे तो अच्छा रहेगा माननीय अध्यक्ष महोदय, और बहुत जल्दी उसका फाउंडेशन स्टोन भी ले होगा। अखिलेश यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, देश की राजधानी रही सम्राट हर्षवर्धन की नगरी, वहां पर एक अमृत काल में रेलवे स्टेशन बन रहा था। पता नहीं क्यों गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि 30 मजदूर उससे दब गए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इतने इत्र की नगरी, सम्राट हर्षवर्धन की नगरी, भारत की राजधानी रही, उसका स्टेशन आप क्या वर्ल्ड क्लास बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और जो काम चल रहा था जिसके कारण कई मजदूर, 30 मजदूर दब गए थे, उन ठेकेदारों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे कि वो आपके ही दल के हैं इसलिए नहीं कार्रवाई करेंगे आप? माननीय सांसद महोदय ने, बहुत ही वरिष्ठ सांसद हैं, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। हाँ, कन्नौज में ये इंसिडेंट हुआ था और उसके ऊपर तुरंत माननीय अध्यक्ष जी कार्रवाई की गई है और कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ उस इंसिडेंट के रूट कॉज एनालिसिस के बाद में स्टेशन के जो डिज़ाइन है उसमें भी एक परिवर्तन लाया जा रहा है। वो प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबा स्पैन था बिटवीन दी पिलर्स, तो उस लंबे स्पैन को भविष्य में और किसी और स्टेशन में इतना लंबा स्पैन ना आना पड़े, वो व्यवस्था भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 445 445 श्री गोविंद कारजोल। माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 446 श्री सुनील कुमार। क्वेश्चन नंबर 446। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष श्री, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उपभोक्ताओं की जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? क्योंकि उपभोक्ताओं से यह शिकायत आती है कि थंब कई बार नहीं लगने के कारण राशन नहीं मिल पाता है। साथ ही यह मेरा कहना भी है कि राशन डीलरों को गुजरात की तर्ज पर देश भर में मानदेय देने की कोई समान व्यवस्था के लिए सरकार कदम उठाएगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष श्री, हमारी सरकार खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और गरीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आज हम सबके लिए गर्व की बात है कि
विश्व का सबसे बड़ा फूड प्रोग्राम भारत में चल रहा है। हमारा तंत्र देश के कोने कोने तक, हर एक गांव तक राशन पहुंचा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित की जाती है। FPS को लाइसेंस देना, उनकी मॉनिटरिंग करना राज्य सरकार का काम है। TPDS ऑर्डर 2015 के तहत FPS ओनर के मार्जिन को राज्य सरकार फिक्स करती है। राज्य सरकार FPS को TPDS के अंतर्गत बेचे जाने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त भी कमोडिटी बेचने की अनुमति दे सकती है। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों की भांति गेहूं चावल के अलावा सरकार बिहार में भी सरकारी दरों पर सरसों तेल, चीनी, साबुन आदि सामग्री उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने पर विचार करेगी। साथ ही मेरा विचार है कि डीलरों को अन्य विभागों की तरह साप्ताहिक छुट्टी, अनुकंपा के मामलों में आयु सीमा की वैधता समाप्त करने, 60 साल की उम्र वाले डीलरों के परिवार के सदस्यों को योग्यता अनुसार अनुगति स्थानांतरित करने और डीलरों के मरणोपरांत उनके आश्रितों को पेंशन भी देने पर सरकार विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष श्री, माननीय सदस्य ने बताया, उसके उत्तर में मैं बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को FPS मार्जिन के लिए सहायता प्रदान करती है। जो जनरल कैटेगरी राज्य के प्रति क्विंटल 45 रुपीस और स्पेशल कैटेगरी राज्य के लिए प्रति क्विंटल रुपया 135, राज्य सरकार इसके ज़्यादा भी मार्जिन फिक्स कर सकती है। श्री NK प्रेमचंदन। Thank you very much, sir. Sir, the targeted public distribution system is operated under the joint responsibility of the central government and the state government, we do admit. Sir, after targeted public distribution system, the fair price shops, in particular, the dealers are facing very difficulty because the commission is very meager. The margin allowable to the fair price shop dealers, that is the ration dealers, are very meager, very negligible. So the central share is 50% as far as the general category. As far as the special category, it is 75%. I would like to know from the Honorable Minister through you, sir, whether the government of India will consider enhancement of the margin and commission of the fair price shop dealers. Their margin and commission will be enhanced so as to enhance the central share in this respect. That is a specific question. Thank you very much, sir. Sir, as rightly quoted by Shri Premchandran, it is the joint responsibility. Let me, through you, sir, brief the entire House and through your entire country. We are spending 2,11,000 crores for the free distribution of the food grains to the 81 crore people. We are spending so much and we are giving it free of cost. पूरा मुफ्त में हम दे रहे हैं। तो भारत सरकार का जिम्मेदारी है, भारत सरकार का जिम्मेदारी प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट के लिए पैसा हम देते हैं। राज्यों के जो डेसिग्नेटेड गोडाउन्स है, डेसिग्नेटेड गोडाउन्स तक पहुंचाते हैं और डेसिग्नेटेड गोडाउन से अगर राज्य डायरेक्टली फेयर प्राइस शॉप को पहुंचा सकते हैं, नहीं तो अपने गोडाउन में लेके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इंट्रा स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हम देते हैं। इसके साथ ही साथ हम 50% मैक्सिमम कैप है 90 रुपीज़ फॉर द जनरल स्टेट, 180 रुपीज़ फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट हम 75% शेयर करते हैं, फॉर जनरल स्टेट हम 50% शेयर करते हैं। तो इसीलिए रेशन शॉप का जो लाइसेंस देना है, उसका मंजूरी देना है, सब काम स्टेट करते हैं। तो इसीलिए कई राज्य जैसे आंध्र प्रदेश हो, गोवा हो, गुजरात हो, झारखंड हो, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, तमिलनाडु, ऐसे कई राज्य ज़्यादा भी दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हमने
एक प्रयोग भी किया है, कॉमन सर्विस सेंटर उधर शुरू कर सकते हैं और पोषण केंद्र उधर शुरू कर सकते हैं, अन्य वस्तु उधर सेल कर सकते हैं, ऐसे प्रावधान भी हमने किया है। इसलिए केंद्र सरकार पूरा 2 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्चा करके हम राशन राज्यों को देते हैं। कमीशन जैसे अन्य राज्य ज़्यादा किया है ऐसे बाकी राज्य भी कर सकते हैं। ऐसा हम सिर्फ इसके जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट का है, फिर भी हम 50% सेंट्रल असिस्टेंस दे रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट हम उसका जिम्मेदारी है, फिर भी हम 50% हम सेंट्रल असिस्टेंस के रूप में हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 447 447 श्री पुट्टा महेश कुमार। माननीय मंत्री जी। सदन माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। Sir, the government has achieved the completion of 6,450 kilometers of track renewal. However, in the state of Andhra Pradesh, the Bhadrachalam and Kovur railway line, sanctioned in 2012-13 with estimated cost of 2,155 crores, remains pending, sir. The project internally proposed under the unusual Andhra Pradesh remains crucial for the state of economic development post-bifurcation. This project is completed would significantly reduce the travel distance between Visakhapatnam and Hyderabad by 150 kilometers and also ensure rail connectivity to as many as 200 tribals and remote agency villages. I would like to ask Minister, will the government consider taking the necessary steps to execute the construction and connect Bhadrachalam and Kovur railway line? Speaker, sir, Bhadrachalam, Sattupalli, Kovuru, this is the railway line which Honorable MP has mentioned in this question. This is a 119-kilometer new line project. This was sanctioned at 50% cost sharing with the state government. The total project cost was about 2,155 crore. Out of this, Bhadrachalam, Sattupalli, which is 56 kilometer, that has been completed in May 2022, and the balance portion, the work is going on. I'll follow up with the state government to expedite it. Sir, total 4,300 overbridges, ROBs under the road under bridges, RUBs, have been sanctioned across India railways. This includes 284 such projects in Andhra Pradesh, sanctioned at the cost of 9,450 crores, which is currently at various stages and planning and execution. Given their significance, I would like to ask Honorable Minister, will the government take necessary steps to sanction 5 to 6 ROBs in Yellow to facilitate the timely execution of these ROBs and RUBs? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, I have taken note of the ROB's demand which Honorable MP has made. I would also like to point out that Andhra Pradesh budget allocation has increased significantly in the last few years. This used to be just about 8,000. The budget for combined Telangana and Andhra Pradesh during the UPA government used to be just about 886 crore. That has now increased to 9,417 crore just for the state of Andhra Pradesh alone. And this will really help in improving the railway connectivity in Andhra. And I would also like to mention, Honorable Speaker Madam, that the work pace has also increased significantly. In the 10 years, 2014 to 2024, in Andhra Pradesh alone, the total length of tracks completed is 1,510 kilometers, which is more than double the pace during the UPA period, which was just about 72 kilometers per year. Now that has become 151 kilometers per year. Overall, Honorable Speaker Madam, I would like to mention that Honorable Prime Minister has put huge focus on
developing the railway network in Andhra Pradesh, and that's why the South Coast Railway was also sanctioned, and Honorable Prime Minister has already laid the foundation of it. So many new initiatives have been taken, including the connectivity to Amravati. So, in a sense, this is the time when Andhra Pradesh railway connectivity will significantly improve.